Hello students, we are continuing India's 103 business combination. So in this lecture we will discuss step 8.3. So this step is related with measurement of share-based payment awards of a query company because what happens every time of business combination. So every type of acquisition, the acquiry may have outstanding share-based payment awards. इट मीन्स जब एक्वायरर बिजनेस को एक्वायर कर रहा है क्वायरी के, तो उस केस में क्वायरी की बैलेंस शीट में कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हो सकते हैं विच आर आउटस्टैंडिंग। तो शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स क्या होते हैं? अगेंस्ट विच एक्वायरी कंपनी विल इशू इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स फॉर फ्यूचर सर्विसेज। अब ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग है एक्वायरी की बुक्स में, उसके अगेंस्ट अब एक्वायरर ने जब उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया है, नाउ एक्वायरर में इशू इट्स ओन शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स। विच मीन्स अब आपको दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। नंबर वन है आपकी एक्वायरर में इशू इट्स ओन शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स, इनको हम कहते हैं रीप्लेसमेंट अवार्ड्स। और इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि जब आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो कई बार होता है कि उसमें मेंशन किया जाता है कि वेदर एक्वायरर विल इशू शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स और नोट। इट मीन्स यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है और जो एक्वायरर है वो अपने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड इशू कर रहा है वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्रीमेंट है उसमें मेंशन किया है हमने कि एक्वायरर को शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड से इशू करने पड़ेंगे, उसको जिसको हम कह रहे हैं रीप्लेसमेंट अवार्ड। इसमें किसी जो मैंडेटरी। तो अब हम देखेंगे दोनों केसी में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और अनदर पॉसिबिलिटी है एक्वायरर डज नॉट इशू इट्स ओन अवार्ड्स, कोई एग्रीमेंट नहीं है और एक्वायरर भी अपने कोई अवार्ड्स इशू नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, एक्वायरर रीप्लेसेज शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स वॉलंटरीली। अब एक्वायरर ने अपने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड इशू किए हैं अपनी इच्छा से, कोई हमारी कंपल्शन नहीं है। उस केस में क्या होगा? सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। इट मीन्स अब जो शेयर आप इशू करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स, उसकी जो भी फेयर वैल्यू है उसको अपने कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि ये आपकी फ्यूचर सर्विस की कॉस्ट मानी जाएगी। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, जिसको आप जैफर कर सकते हैं। जैसे जितने टाइम के लिए फ्यूचर में सर्विस आपको मिलेंगी उसके बेस पे इसको राइट ऑफ करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? वैल्यू लेंगे हम फेयर वैल्यू ऑफ रीप्लेसमेंट अवार्ड्स। इट मीन्स जो एक्वायरर ने अपने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड से इशू करने हैं उसकी फेयर वैल्यू हमें दी होगी, तो वो टोटल फेयर वैल्यू आपके एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बन जाएगी जैफर के, जिसको हम कर सकते हैं फ्यूचर में। इट मीन्स ये आपकी जैफर होगी जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इक्वली ओवर फ्यूचर सर्विस पीरियड। इट मीन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। फिर आते हैं सेकंड केस, जब मैंडेटरीली मीन्स कंपल्सरीली एक्वायरर को अपने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड से इशू करने हैं, तो ये वो आपका है सेकंड केस, एक्वायरर इशूइंग रीप्लेसमेंट अवार्ड्स मैंडेटरीली। अब उसमें देखते हैं डिफरेंट केसेस क्या बनते हैं, हमारे केसेस हमने शो किए हैं। अब उस केस में कुछ अमाउंट हमारा कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा और कुछ अमाउंट आपका फ्यूचर सर्विस का पार्ट माना जाएगा। तो हमने दो कॉलम बनाए हैं, हाउ मच इज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड हाउ मच इज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट फॉर फ्यूचर सर्विसेज। अब जो कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स में कुछ वेस्टिंग पीरियड होता है, जैसे 3 साल की सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की, या 4 साल की होनी चाहिए, या 5 साल की होनी चाहिए। तो पहला केस है आपका, देखिए वो वेस्टिंग पीरियड ऑफ एक्वायरी, जो एक्वायरी ने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड इशू किए थे उसका जो वेस्टिंग पीरियड है वो हमारा एक्सपायर हो गया है। इट मीन्स एज एन एक्विजिशन डे कि जगह आपका 3 साल का पीरियड था वो टोटली हमारा एक्सपायर हो गया, 3 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, अभी 3 में से 2 साल कंप्लीट हुए हैं, 1 साल रह गया है, पर जो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है वो हमारा लैप्स हो जाएगा। तो इट मीन्स एक्वायरर जो है वो उसको कैंसिल कर देगा एंड नो फ्यूचर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी, और कोई सर्विस भी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें दोनों केसेस सेम ही हो गए एक तरीके से। इसमें हमारा वेस्टिंग पीरियड पहले एक्सपायर हो चुका है, इसमें जो रिमेनिंग रह गया था वो हमने लैप्स कर लिया है और कोई फ्यूचर सर्विस भी हम एम्प्लॉय ने प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इसमें दोनों केसेस में ट्रीटमेंट सेम है हमारा। तो आपने क्या करना है, पहले कैलकुलेट कीजिए फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड्स ऑफ एक्वायरी। एक्वायरी की बुक्स में जो शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। देन यू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड्स ऑफ एक्वायरर।
अब जो एक्वायरर ने इशू करनी है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अब इसमें से देखो कितना हमारा पार्ट माना जाएगा कॉन्सिग्रेशन का। सो कॉन्सिग्रेशन इज इक्वल टू फेयर वैल्यू अवार्ड्स ऑफ एक्वायरी। इसमें सिंपल है, वेस्टिंग पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो जो एक्वायरी के शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो आपका कॉन्सिग्रेशन का पार्ट बन जाएगा। इट मीन्स अब जो एक्वायरर है उसने जो अपने शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड इशू किए हैं उसकी फेयर वैल्यू डिफरेंट है, तो जितना डिफरेंस आएगा वो हमारे एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट बन जाएगी। इट मीन्स एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट की फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हैं जो एक्वायरर ने इशू किए हैं माइनस फेयर वैल्यू अवार्ड्स ऑफ एक्वायरी, क्योंकि इतना अमाउंट हम ऑलरेडी कॉन्सिग्रेशन में ले चुके हैं। तो जो बैलेंस आएगा हमारा एक्सेस अमाउंट, यदि एक्सेस होगा कभी लेना है आपने, तो वो आपका एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी वो भी हम देखेंगे। कॉन्सिग्रेशन को आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सिग्रेशन में डाल दो और जो एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट है उसको जैफर में डाल देंगे, फिर ये फ्यूचर में राइट हो जाएगी P&L में। तो नेक्स्ट लेकर सी सेकंड केस इसी में है, जब एक्वायरर ने इशू कर दी है रिप्लेसमेंट के बाद से मैंडेटरीली। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है वेस्टिंग पीरियड ऑफ एक्वायरी नॉट एक्सपायर्ड। अब जो वेस्टिंग पीरियड है वो अभी आपका एक्सपायर नहीं हुआ है, और सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है वेस्टिंग पीरियड है एक्सपायर्ड बट फ्यूचर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज ऑफ एक्वायरी कंपनी टू एक्वायरर कंपनी। So in this case what happens, again we have to calculate fair value of awards of employee, fair value of awards of acquirer, and how much will be part of a consideration. So you take a fair value of awards of acquiry, अब इसको आपने करना है प्रपोर्शनेट, जितना वेस्टिंग पीरियड आपका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड और उसको डिवाइड कीजिए टोटल वेस्टिंग पीरियड से। तो उसमें जितना वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो गया उतने अमाउंट जो है ना प्रोपोर्शनेटली तो वो आपका कॉन्सिग्रेशन का पार्ट बन जाएगा। पर इस केस में टोटल वेस्टिंग पीरियड क्या लेंगे हम, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी टेकन है हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना था एक्वायरी कंपनी का, और कई बार होता है एक्वायरर ने उस वेस्टिंग पीरियड को रिवाइज कर दिया है, तो हम लेंगे रिवाइज टू वेस्टिंग पीरियड विच एवर हायर, दोनों में से जो भी आपका हायर होगा उसके बेस पर आपने प्रोपोर्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्वायरी के अवार्ड्स की, और वो कॉन्सिडरेशन का पार्ट बन जाएगी। अब रहेगी बैलेंस अमाउंट, वो आपके एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट बन जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स जो एक्वायरर ने इशू किए हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है माइनस कर दो जितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया है कॉन्सिडरेशन में, मीन्स माइनस अमाउंट एलोकेटेड टू कॉन्सिडरेशन में ये जो आपने प्रोपोर्शनल वैल्यू कैलकुलेट की है। अब देखिए इस केस में जब एक्वायरर ने अपने रिप्लेसमेंट अवार्ड से इशू कर दी है एक्वायरी को, तो आपने देखा कुछ अमाउंट हमारा कॉन्सिडरेशन का पार्ट बन रहा है और कुछ अमाउंट हमारा बन रहा है एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट का। उस केस में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर विल बी गुडविल में गैदर कीजिए जो आपका पार्ट है कॉन्सिडरेशन का, और जो फ्यूचर सर्विस के लिए एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट है उसको आप कीजिए गैदर डेफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट अकाउंट में, और उसके लिए आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट करना है, तो जिसे ट्रांसफर टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट जिसे कहा गया SBP रिजर्व अकाउंट। रिजर्व होता है कि जिसके लिए अब हम फ्यूचर में शेयर इशू कर देंगे, जब आप शेयर इशू करेंगे फिर एंट्री बन जाती है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वो हमने यहाँ शो नहीं की है, तो जैसे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी इसका AS आएगा। तो उसमें बेसिक रूल है कि जो कॉन्सिडरेशन का पार्ट है वो गुडविल में क्रेडिट होगा, और जो फ्यूचर सर्विस के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी डेफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट बन जाएगी। इसको फिर हम वेस्टिंग पीरियड जो रिमेनिंग रह गया उसमें राइट ऑफ करके हैं, और एक आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट करना है। फिर आते हैं हमारा नंबर थर्ड के C, व्हेन एक्वायरर डज नॉट रीप्लेसिंग अवार्ड्स। एक्वायरी के अवार्ड्स अवेलेबल हैं बट एक्वायरर ने उसको रिप्लेस ही नहीं किया है और उसका कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, उस केस में आपने कैलकुलेट करनी है फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी अवार्ड्स। अब उसमें दो सिचुएशन बनती हैं, देखिए तो उनका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया है। इट मीन्स पहला केस है एक्वायरी अवार्ड्स हैव वेस्टेड, वेस्टिंग मीन्स जो वेस्टिंग पीरियड था वो हमारा सारा एक्सपायर हो गया है, टोटली कंप्लीट हो गया है, एंड इन दैट केस फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी अवार्ड्स इज पार्ट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब इस केस में क्या होगा, अब जो एक्वायरर है उसने तो कोई शेयर इशू नहीं करनी है, बट एक्वायरी को खुद ही शेयर इशू करने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉइज़ को फ्यूचर में।
तो इट मीन्स फिर वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो हमारे लिए एंट्री बन जाएगी, अब आपको जब आप एक्विजिशन कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व हम एक्वायर कर लेंगे एक्वायरी का, और उसको डेबिट करेंगे गुडविल में। सो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, तो ये हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसको हम अपने रिजर्व में शो नहीं करेंगे, बल्कि ये NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी है, देखिए आपका वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, इट मीन्स एक्वायरी अवार्ड से नॉट वेस्टिंग। फिर आपने क्या करना है, फिर कुछ अमाउंट जो है हमारा वो NCI का पार्ट बनेगा, जितना वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है, और जो रिमेनिंग है वो हमारा फ्यूचर सर्विसेज का पार्ट बन जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ये हो गया NCI अकाउंट, एंड टू एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट पेएबल अकाउंट। तो इट मीन्स अब आपका NCI का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा इस केस में, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी अवार्ड्स इनटू कर लीजिए वेस्टिंग पीरियड जो आपका एक्सपायर हो चुका है, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। टोटल वेस्टिंग पीरियड जिसमें जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड था आपका एक्वायरी का, वो हमारा कंसीडर हो जाएगा। तो आप इसमें डबल एंट्री भी कर सकते हैं। तो जैसे पहले आपने की गुडविल को शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, फिर आप करके शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट पेएबल अकाउंट, ये आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स। So let us see example 81. So this is good question. So in this case, it is given that A Limited issue replacement awards of rupees 1100 market based value at acquisition date for B Limited awards rupees 1000 market based value at acquisition date in scheme of business combination. Determine the amount of replacement awards to be allocated to consideration for business combination and remuneration cost for post-combination services of acquiring employees in the following situation. तो आपने डिटरमिन करना है how much is amount to be allocated to consideration and how much is amount to be allocated to future services as employee benefit cost. Different equations आपको मेंशन की हैं, and record the necessary journal entry in the books of acquirer. तो पहले देखो मेंशन करके हैं, आपको डाटा दिया है ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बिजनेस से बी लिमिटेड का, और जो बी के शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हैं वो आपको दे रखे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स, और इसकी जो फेयर वैल्यू दी है, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी अवार्ड्स, एक्वायरी शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स, इसकी फेयर वैल्यू आपको दी है रुपीज 1000। अब ए ने अपने शेयर रिप्लेस करने हैं, तो विचार का रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, it means share based payment awards which are issued by acquirer company which is A Limited। अब इनकी भी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज गिवन टू बी 1100। अब आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो आपने देखना है हाउ मच इज अमाउंट फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड हाउ मच इज फॉर फ्यूचर सर्विसेज। तो नंबर 1 सिचुएशन है, employees have completed the vesting period of 4 years before the acquisition date of business combination and no future services are required from acquiring employees। अब आपको ये मेंशन किया है नंबर 1 केस। तो वेस्टिंग पीरियड आपका एक्सपायर हो गया है, वेस्टिंग पीरियड ये था आपका 4 years का, सो इट हैज एक्सपायर्ड एंड नो फ्यूचर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, नो फ्यूचर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज। तो उस केस में देखो कितना कंसीडरेशन माना जाएगा आपका, हाउ मच इज अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एंड व्हाट विल बी अमाउंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टू कॉस्ट फॉर फ्यूचर सर्विसेज। तो जब आपका वेस्टिंग पीरियड एक्सपायरी हो गया है, तो उस केस में जो फेयर वैल्यू है वो एक्वायरी अवार्ड्स 1000, तो वो आपकी बन जाएगी कंसीडरेशन, और जो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है, अब जो एक्वायरर ने रिप्लेस किया अपने पास 1100 माइनस 1000, तो ये बन जाएगी आपकी रुपीज 100 एम्प्लॉय बेनिफिट टू कॉस्ट फॉर फ्यूचर सर्विसेज। इसी तरीके से देखते हैं। अब सेकंड केस है, एम्प्लॉइज हैव कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 years आउट ऑफ 4 years बट रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year विल लैप्स एज एन एक्विजिशन डेट एंड नो फ्यूचर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्वायरिंग एम्प्लॉइज। अब सेकंड केस में है आपका, इसमें वेस्टिंग पीरियड है हमारा 3 साल का कंप्लीट हो गया है, पर 1 साल का वेस्टिंग पीरियड था वो हमारा लैप्स हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड सो इट विल लैप्स, और इसमें भी फर्दर कंडीशन है एंड नो फ्यूचर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्वायरी एंड नो फ्यूचर सर्विसेज।
तो जब आपका वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है या जो रिमेनिंग है वो लैप्स हो गया है एंड नो फ्यूचर सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड, तो दोनों केसेज में ट्रीटमेंट हमारा सेम ही रहेगा। इसमें भी कंसीडरेशन का पार्ट बन जाएगा। जो फेयर वैल्यू है ऑफ एक्वायरी वाज ₹1000 और जो बैलेंस रहेगा डिफरेंस वो आपकी बन जाएगी एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट। तो इसकी देखिए फिर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी दोनों केसेज में। जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड, आपका वेस्टिंग पीरियड को एक्सपायर हो गया है तो इमीडिएटली एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट को डेबिट कर लीजिए। एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब जो शेयर बेस्ड पेमेंट के अवार्ड्स आपने इशू करने हैं तो उसका एक रिजर्व क्रिएट कर देंगे। तो दोनों केस में जो कॉन्सिडरेशन का पार्ट है वो गुडविल में डेबिट हो जाएगा आपका 1000 और जो एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट है 100 और टोटल पेमेंट है आपकी अगेंस्ट शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड ₹1100। तो दोनों केस में आंसर सेम है और एंट्री भी आपकी सेम है। So next we have C part. It is mentioned employees have completed vesting period of 4 years before acquisition date of a business combination, but acquired employees will provide a service for 1 more year after acquisition. इसमें ये को मेंशन किया है तो जो एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड है आपका, एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड ऑफ 4 years, तो ये को आपका टोटली ही एक्सपायर हो गया है। But employees have to provide 1 year more service. It means they will provide service for 1 more year. इसका मतलब है कि उस केस में अब आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो रिवाइज हो रहा है, बट ये रिवाइज जो वेस्टिंग पीरियड ये बन जाएगा 4 + 1 5 years। और फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ फॉर 1 ईयर के लिए, तो उस केस में वट इज अवर कॉन्सिडरेशन। तो आप देखिए इस केस में कॉन्सिडरेशन का कितना अमाउंट आएगा आपको, उसका फार्मूला है आपको लेनी है फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी वाइज विच इज ₹1000। एक्वायरी के बाद से फेयर वैल्यू इसको करो प्रपोर्शनल, जितना वेस्टिंग पीरियड आपका एक्सपायर हो गया है 4 ईयर्स है और नीचे आएगा टोटल वेस्टिंग पीरियड। टोटल आपने लेना है ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 5 ईयर विच एवरी हायर, तो हायर है आपका 5, तो क्या कीजिए 800। अब जो आपके रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हैं उनकी फेयर वैल्यू है आपकी 1100, तो बैलेंस हमारी बनी जाएगी एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट, तो गेट 1100 माइनस 800, तो दिस विल बी 300। और इसकी जनरल एंट्री देखो क्या बन जाएगी आपकी, जिससे जो गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल के जब आप नेट एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसके थ्रू ही एंट्री होगी। गुडविल अकाउंट में आ जाएगा आपका 800 और जो एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट है उसको कर दीजिए आप डेफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट, और ये फ्यूचर में ये आपकी है डेफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट 300 फॉर फ्यूचर सर्विसेज। तो जितने भी रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है उसमें फिर ये इक्वली राइटो हो जाएगी। तो जैसे इस केस में कि 1 ईयर ही है तो फर्स्ट ईयर के एंड में फुल हम अमाउंट राइटो कर देंगे PNL में टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर दो रिजर्व अकाउंट, जिससे कि 1100। राइट, अब फर्स्ट ईयर के में जो डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है ये सारी की सारी राइट हो जाएगी PNL में, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के लिए हम शेयर इशू कर देंगे अपने एम्प्लॉइज़ को। नेक्स्ट फीचर आपका है जी पार्ट, एम्प्लॉइज हैव कम्प्लीटेड वेस्टिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आउट ऑफ 4 ईयर, तो 4 में से 2 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं। एंड एक्वायरीड एम्प्लॉइज विल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 1 मोर ईयर आफ्टर एक्विजिशन डेट, अब वो 1 साल की सर्विस और प्रोवाइड करेंगे। तो इट मीन्स अब आपका वेस्टिंग पीरियड जो एक्सपायर हुआ है जैसे कि 2 ईयर्स हैं और जो टोटल वेस्टिंग पीरियड अब बन जाएगा आपका 5 ईयर्स है। तो इसमें देखिए पहले आप मेंशन कीजिए हाउ मच इज एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड, exactly 2 years and what is our revised vesting period। आपका जो टोटल वेस्टिंग पीरियड था ओरिजिनली सो इट वाज 4 years, बट नाउ दे आर सेइंग एंड एक्वायरीज एम्प्लॉइज विल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 1 more year आफ्टर एक्विजिशन। अब जो आपका वेस्टिंग पीरियड जो है जो पहले एक्सपायर हुआ है 2 ईयर, अब वो 1 साल की सर्विस और प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि जो रिवाइज वेस्टिंग पीरियड है वो आपका है अब 3 साल, बट ओरिजिनल कितने हैं आपका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, तो ये आपका था 4 ईयर्स, जैसे बाकी 2 साल एक्सपायर हो गए, 2 रिमेनिंग थे अभी, एक बाकी 4, तो हायर आपको लेने हैं 4। तो अब इस केस में कितना आपका कॉन्सिडरेशन माना जाएगा, सो लेट अस सी हाउ मच इज कॉन्सिडरेशन।
एंड हाउ मच इज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। कंसीडरेशन में आ जाएगा जो भी फेयर वैल्यू है एक्वायरी के बाद से 1000 इनको करके क्या एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड 2, टोटल वेस्टिंग पीरियड जो हायर है आपका 4, इट मीन्स 500 आपका आ जाएगा कंसीडरेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आपको देखनी है फेयर वैल्यू कितनी है, जो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स है 1100 माइनस कर लीजिए 500 जो आपका कंसीडरेशन का पार्ट है, बैलेंस आ गया आपकी 600, उसकी फिर हम अकाउंट की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट लेटर से ई पार्ट। ई में देखो मेंशन किए हैं एम्प्लॉइज हैव completed a vesting period of 2 years out of 4 years and no future services are required from acquiring employees से। तो आपका जो एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड है, एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड जिस इज 2 years, और जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड था आपका टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड दिस वाज 4 years, बट नाउ दे आर सेइंग दैट एंड नो फ्यूचर सर्विस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्वायरिंग एम्प्लॉय। अब वो फ्यूचर में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट मीन्स अब आपका जो रिवाइज जो वेस्टिंग पीरियड है, अब रिवाइज जो वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा आपका 2 साल एक्सपायर हो गए हैं और फ्यूचर में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है। इट मीन जो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है वो 0 हो गया है, ये रिवाइज बन जाएगा आपका 2 years से। पर आपने लेना है विच एवरेज हायर, हायर है आपका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 4 year। तो इस केस में भी कितना कंसीडरेशन में लेंगे हम, एक्वायरी के फेयर वैल्यू है 1000 इनटू कर लीजिए जितना एक्सपायर हो गया वेस्टिंग पीरियड अपॉन 4, तो इस केस में भी आंसर सेम है आपका 500। तो इट मीन्स इस केस में देखो रिवाइज हो गया था वेस्टिंग पीरियड 3, इसमें रिवाइज होकर रह गया 2, पर दोनों केसेज में ओरिजिनल ही हमारा हायर है, तो आंसर आपका सेम चलता रहेगा। और जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बनेगी आपकी वो बन जाएगी 1100 माइनस 500, दैट विल बी 600। तो दोनों में सेम है, तो दोनों की कोई जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, जो कंसीडरेशन का अमाउंट है 500 वो तो आपका गुडविल में डेबिट हो जाएगा, गुडविल कंसीडरेशन। बैलेंस जो है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ये गैफर हो जाएगा, गैफर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। जो अपने शेयर के बेस पे अवार्ड्स इशू करने हैं ना, जिसके बेस पे हम शेयर इशू करेंगे फ्यूचर में, उसका एक हम रिजर्व बनाते हैं, उसका नाम है शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। तो ये डिटेल में आएगा हमारा इंड AS 102 में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखो गुडविल आपकी बननी है 500 और एम्प्लॉय बेनिफिट को जो गैफर होगी है 600, टोटल लेके 1100। अब ये गैफर जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है ये फ्यूचर में राइट होगी जो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है। जैसे देखिए वेस्टिंग पीरियड हमारा रिमेनिंग 0 है तो इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाएगी। देखिए आपका रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड जैसे अब इसमें आपका 1 year है या 2 years है, फिर उतने ही ईयर्स में इक्वली राइट ऑफ हो जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट स्टेप 8.3 विच वर रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स ऑफ एक्वायरी कंपनी विद सम एग्जांपल्स। तो फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।